Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our daily news analysis where I, Khushbu, is going to explain you a lot many topics. बहुत सारे topics जो हैं वो हम आज करने वाले हैं. पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से topics है which we are going to do, the table of contents. The very first one is the government kicks off contractual dispute settlement scheme. Another one is one more cheetah dies at Kuno National Park. Kuno National Park में एक और चीता की डेथ हो गई, just imagine. उसके अलावा जेदा होप फॉर पीस इन यूक्रेन एंड रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर के एक मीटिंग सऊदी अरेबिया जेदा में करा रही है विच इज़ नियर बाई रेड सी. तो ये सिटी में जो है ये एक मीटिंग होने वाली है, तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक होप दिख रहा है, वही चीज़ इसमें डिस्कस करी गई है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में. नेक्स्ट है डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग ब्रेव रिस्क्स. तो ये डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं ये एक्चुअली होते क्या है डीप टेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है ये 2.0 डीप टेक, व्हाट वी मीन बाय दिस थिंग, डीप टेक क्या है एंड ऑल सारी चीज़ें इसमें वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट. जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स प्लान टू कलेक्ट 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग. ऑनलाइन गेमिंग में जो है 28% टैक्स के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी जो बात कही है उसके ऊपर एकदम अडिग है. दे आर नॉट saying कि हम जो है बैकआउट करेंगे इस चीज़ को, and many are supporting this thing as well. Then superconductor LK99, we will be talking about this as well. Now apart from these we will be talking about one more topic. एक और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे एंड वो टॉपिक क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू चाइना. चाइना में जो है वो मोबाइल यूसेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, एक तरीके से यू कैन से कि यस रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाने की बात हो रही है. बच्चों को कितना टाइम के लिए देखने को मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट. तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ है, दैट्स इट, राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. The very first topic is related to the GST Council and GST Council में ये दे आर सेइंग कि जीएसटी काउंसिल जो है इट इज स्टिकिंग टू इट्स डिसीजन ऑफ 28% टैक्स दे विल बी लेवाइंग ऑन द ऑनलाइन गेमिंग. तो ऑनलाइन गेमिंग में ये चीज़ हमने बहुत बार कवर कर चुके हैं. आप सभी लोग जो भी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन सभी को ये चीज़ का तो आइडिया हो ही गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, इन सभी पे जो है अक्टूबर 1 से 28% जीएसटी टैक्स जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे. एंड इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग एंड ऑल एंड बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल दिस इज़ बीइंग सेड कि नहीं ये अप्लाई तो होना ही होना है. तो जीएसटी काउंसिल अपनी इस बात पे एकदम ही अडिग है, राइट. एंड यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को कि देखो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डबल टैक्स थिंग, ठीक है. रिपीट टैक्सेशन यहाँ पर नहीं होगा. तो इस वजह से ई गेमिंग फेडरेशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है इन दोनों ने ही इस ये जो स्टेप है 28% जीएसटी टैक्स का इसको इन्होंने वेलकम किया है. क्यों? क्योंकि डबल बार दो मतलब बार बार जो है टैक्सेशन वाला सिस्टम नहीं होगा. यहाँ पर आपने जो अमाउंट पे किया है इन ऑर्डर टू यूज दैट थिंग, जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं सपोज 1000 रुपये आपने 1000 रुपये के चिप्स खरीदे किसी कसिनो में जा करके, ठीक है. एंड वहाँ पर आपने उस 1000 के रुपए के जो चिप्स खरीदे उससे आपने प्रॉफिट अर्न किया. 300 रुपीज़ जो है आपने जीते, नॉट द प्रॉफिट बट आपने 300 रुपये जो है वहाँ पे जीते. तो यहाँ पर टैक्स कितने पे लगेगी? तो यहाँ पर टैक्स जो है वो 1000 रुपये जो आपने दिए हैं टू प्ले इन द कैसीनो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है, ना कि उन 1300 रुपये पे, ठीक है. वो 1300 रुपीज़ पे नहीं लगेगा. तो इट मीन्स आपने जो जीता है उस अमाउंट पे नहीं लगेगा, लेकिन जो आपने अमाउंट लगाया है उसके ऊपर ज़रूर जो है यहाँ पर टैक्सेशन होगा, यानी कि जो एंट्री अमाउंट थी उसी के ऊपर. ओके, सो हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट इट इज़ दे आर स्टिकिंग टू दिस थिंग. नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन वन. हम सभी को ये चीज़ पता है कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ख़राब है, राइट. इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स द आईज ऑफ द
चिल्ड्रन। बट आज का सिचुएशन ऐसा हो गया है दैट इन एवरी हाउस यू विल सी दैट कि चिल्ड्रन जो है वो एक दाना अपने मुंह में नहीं लेंगे जब तक कि है उनको मोबाइल नहीं दिखाओ, स्क्रीन नहीं दिखाओ, तब तक ऐसा रहता है। सो इट हैज़ एक्चुअली बिकम अ नॉर्म इन एवरी हाउस। हर घर में जो है यही सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हमने एक बार देखा था कि वर्चुअल ये सारी चीज़ें जो देखते हैं इसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट ओनली ऑन देयर आईज बट उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उन सारी चीज़ों के ऊपर एंड उनकी स्पीच के ऊपर भी इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, राइट। अब यहाँ पे इसी कंसर्न को लेते हुए चाइना ने प्लान किया है दैट दे विल बी लिमिटिंग द चिल्ड्रंस स्मार्टफोन टाइम टू 2 आवर्स। ये जो 2 घंटे का ही टाइम पीरियड इनको दिया जाएगा यूज करने के लिए। अब यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को सेट किया जाएगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया है कि एक माइनर मोड जो है वो बनाने के लिए यहाँ पर बोला गया है, माइनर मोड। एंड ये माइनर मोड बनाने की वजह से वो जो मोड उसी टाइम पीरियड में ही ऑन होगा जिस टाइम पीरियड में कहा जा रहा है कि, और उतने ही टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में आप यूज कर सकते हो। दैट्स इट। उसके बाद आप उस चीज को जो है यूज नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ये सारी कौन कौन सी चीजें हैं। चाइना की जो साइबर स्पेस वॉचडॉग है उन्होंने ये जो प्लान है ये सामने लेकर के आए हैं कि ये जो स्मार्टफोन की यूसेजेस हैं चिल्ड्रन की वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखने के लिए इन्होंने ये कहा है। और इन्होंने ये चीज सामने रखे हैं कि क्यों ना हम एक माइनर मोड कंस्ट्रक्ट कराए। कंपनीज को कहा गया है कि सारी की सारी टेक कंपनीज को माइनर मोड बनाना होगा इन ऑर्डर टू एनेबल दिस रेस्ट्रिक्शन। ये जो 2 घंटे की रेस्ट्रिक्शन है इस चीज को लाने के लिए इनको ये काम करना पड़ेगा, माइनर मोड जो है वो करना पड़ेगा, राइट। एक ड्राफ्ट related to the guidelines for the construction of minor mode of the mobile internet, इस चीज को जो है ओपन किया गया है फॉर द पब्लिक कमेंट्स एंड ऑल। आप सभी ने देखा ही होगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज लेकर आती है, कोई बिल एंड ऑल, तो डेफिनेटली पब्लिक फोरम जो है वहां पे लाती है ताकि आप सभी जो है वहां पे अपने फीडबैक दे सके। ओके, तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर मोड ऑफ मोबाइल इंटरनेट, इस चीज को जो है सितंबर 2 तक ओपन करके रखा हुआ है फॉर द पब्लिक इनपुट कि लोग जो है वो क्या कह रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के। एंड स्टेट मीडिया रिपोर्ट, जो स्टेट मीडिया है उन्होंने ये पॉइंट जो है वो सामने रखी है। नाउ ये जो प्रपोज्ड गाइडलाइंस है, इट एक्चुअली सजेस्ट द रेस्ट्रिक्शंस फॉर 5 डिफरेंट एज। यहाँ पर ये 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। कौन सा? एक तो अंडर द 3 इयर्स के नीचे के लिए, एक तो है 3 इयर्स से 8 इयर्स के लिए, ठीक है, एक है 8 इयर्स से 12 इयर्स के लिए, राइट, एंड दूसरा है उसके बाद है 12 इयर्स टू 16 इयर्स एंड देन 16 इयर्स टू 18 इयर्स, राइट। तो यहां पर जो है राइट ये 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है ये 5 चीजें हैं। 5 इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया है। एंड अकॉर्डिंगली दे हैव सेड कि कितने टाइम पीरियड के लिए बच्चों को मोबाइल जो है या फिर जो इंटरनेट है उसको एक्चुअली बच्चों को जो है यूसेज करने के लिए मिलेगा। जो भी बच्चे 8 साल के अंदर वाले हैं, for children under 8 the minor mode will only be permit for 40 minutes per day। यानी जो ये 3 to 8 years वाले हैं, 3 to 8 years के लिए कितना है यहाँ पर? only 40 minutes। इन लोगों के लिए है only 40 minutes, ठीक है। अब आता है ये पर डे की बात हो रही है। एंड फॉर दोज अंडर 3, जो 3 साल के नीचे वाले हैं, यहां पर गाइडलाइंस ने कहा है ऑनलाइन इंटरनेट प्रोवाइडर्स शुड रेकमेंड चिल्ड्रन सॉन्ग्स, एनलाइटमेंट एजुकेशन एंड अदर पेरेंट चिल्ड्रन
compassion programs and they are recommended to play via audio। यानी यहाँ पर स्क्रीन टाइम की बात नहीं है, यहाँ पर ऑडियो की बात हो रही है। जो 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, यहाँ पर इनको ये रेकमेंड किया कि जो भी ऑनलाइन इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो 3 साल से नीचे वाले बच्चों को सिर्फ सॉन्ग्स जो हैं, बच्चों वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वही सुना सकते हैं। कोई भी एनलाइटमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज़ है एंड पेरेंट चाइल्ड कंपैशन रिलेटेड कोई चीज़ है जो उनके बीच में जो प्यार है उस चीज़ को उभार सके, इस टाइप की कोई चीज़ को वो अलाउ करेंगे, बट ओनली इन दी ऑडियो मोड। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर है 16 to 18 ईयर्स वालों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। 16 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, यहाँ पर इनको 2 घंटे की जो यूसेज है उसका यहाँ पर इनको दिया गया है कि हाँ भाई आप इतने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू माइनर्स फ्रॉम 10 PM to 6 AM, यानी रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जो है आप यूज़ नहीं कर पाओगे। 2 घंटे का समय है लेकिन आपके पास, दैट्स इट। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कही गई हैं, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि भाई ये काम करेंगे कैसे, राइट। अब ये एनफोर्स कैसे किए जाएगा, तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन जरूर रेज हो रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो काम करने की जिम्मेदारी है वो एक्चुअली किन के ऊपर डाल दी गई है, कंपनीज के ऊपर, हु आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेगुलर डेटा। अब यहाँ पर जो है कंपनीज जो है वो रेगुलरली डेटा देगी अथॉरिटीज को, एंड ये जो है रेगुलरली इसको चेक भी किया जाएगा। तो अब यहीं पे ही हमारा जो डीपी आता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल वाला, राइट, जो कि हमने कल ही पढ़ा था, तो यहाँ पे अगर वही चीज को यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि सारी डेटा जो है वो कंपनी फेच जरूर कर रही है आपके बच्चों की, कि कितने देर जो है वो नेट यूज कर रहे हैं। एंड उनका यहाँ पर ये भी चीज मेंशन किया गया है कि उनकी एक्चुअल जो आइडेंटिटी है उसी चीज को यहाँ पर यूज किया जाएगा। दे आर नॉट सपोज टू लाइक कि उन्होंने कोई भी अपनी आईडी जो है वहां पे दे दी, उनकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पे फीड होनी है। तो अगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फीड होनी है, यानी कि सारा डेटा जो है उनका सारा क्या काम कैसे कर रहे हैं, किस टाइप के सॉन्ग्स कब सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉट, वो सारा डेटा जो है वो अथॉरिटीज के पास पहुंच रहा है वाया दी कंपनीज। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिवेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बच्चों की भी प्रिवेसी होती है, यहाँ पे बच्चों की भी किसी तरीके की कोई प्रिवेसी का झलक देखने को नहीं मिल रहा है। एवरी डेटा इज बीइंग मॉनिटरिंग ओवर हियर, सो दैट इज बीइंग डन। Now apart from that, it will be forcing the providers to only allow 1 hour of service। जो भी 18 साल से नीचे वाले हैं उनको सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम दिया गया है कि भाई ये जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना 1 घंटे में जो भी नेट देखना है दे कैन डू दैट। एंड ये भी टाइम लिमिट इन्होंने 8 से 9 बजे का ही दिया है ऑन फ्राइडेज एंड ऑन दी वीकेंड, Saturday, Sunday, Fridays 8 to 9 PM and on the weekend they can do this thing। टाइम लिमिट भी एनफोर्स करने का जो भी सारा चीज है, रिक्वायरिंग ऑल गेमर्स टू प्रोवाइड रियल नेम रजिस्ट्रेशन एंड दैट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो, कि अगर सपोज कि किसी ने कोई इस 1 घंटे में कुछ गड़बड़ वेबसाइट जो ओपन किया तो उसका सारा रियल टाइम जो भी उसका डेटा है उसकी विद द आइडेंटिफिकेशन, उसकी आईडी जो है वो कंपनीज एंड अथॉरिटीज उन दोनों के पास पहुंच रही है, राइट। सो this can be misused by the companies and this can be misused by the government also। how can you say कि government उस चीज को misuse नहीं कर सकती है in order to do anything, right। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो जरूर रेज होता है, right। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज आती है कि जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे WHO ने 2019 में ही ये बात कही थी कि 1 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके की स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए, और 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे, एक दिन में सिर्फ 1 घंटे से कम या फिर 1 घंटा ही जो है उनको स्क्रीन टाइम उनके लिए स्क्रीन टाइम दे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है उनको ना करे। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे एक और जो ताइवान, मैंने सर्च किया कि कहाँ पर
जो है बैनिंग है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो 2015 में ताइवानीज गवर्नमेंट जो थी वो पेरेंट्स के ऊपर फाइन चार्ज करने लगी, राइट। जैसे कि $1,595 यानी कि 50,000 ताइवानीज डॉलर जो है पेरेंट्स के ऊपर चार्ज करेगी अगर जो भी रीजनेबल टाइम है उससे ज़्यादा बच्चों ने स्क्रीन देखा, तो बच्चों पेरेंट्स के ऊपर जो है उतना फाइन पड़ेगा। ओके अब यहाँ पे ये पॉइंट जरूर हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट ये सारा काम कर भी रही है तो वो हमारे बच्चों के लिए कर रही है, बट द डेटा इज गॉड ओवर हियर। तो डेटा का क्या हुआ, ठीक है। यू कैन नॉट प्रेशराइज एनीवन इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग इन द डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट प्रेशराइज। आप जो है किसी को सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा करो, जैसे कि WHO ने यहाँ पर कही है, लेकिन वो प्रेशराइज करे हर किसी के ऊपर उस चीज की निगरानी रखे, तो वो सारी चीजें जो है गलत है, राइट। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारे काम होते हैं तो एक तरीके से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम कम होगा, और स्क्रीन टाइम कम होगा तो इसका मतलब वो प्लेग्राउंड्स में ज़्यादा जाएंगे, खेलेंगे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, गवर्नमेंट किक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। तो विवाद से विश्वास 2 स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया, एंड इसके थ्रू जो भी डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट और जो वेंडर्स हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के जो वेंडर्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के बीच में जो डिस्प्यूट है, उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसको लेकर के आया गया है, ठीक है। तो एक सेटलमेंट स्कीम फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विथ वेंडर्स और सप्लायर्स, एक सेटलमेंट स्कीम जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स किसके साथ, वेंडर्स या फिर सप्लायर्स टू दैट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट के साथ या फिर उसकी जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके साथ जो भी रहता है। तो 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है कि आपको जो भी क्लेम करना है उन सारे टाइप के जो क्लेम है उसको सबमिट कर दे। और निर्मला सीतारमण जी ने कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के लिए विवाद से विश्वास स्कीम जो है उस विवाद से विश्वास 2 स्कीम जो है उसको इन्होंने लॉन्च किया है। नाउ फॉर डिस्प्यूट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द सेटलमेंट पर्पस एंड आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी सिक्योर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी। अब यहाँ पर ये चीज है कि ये अगर डिस्प्यूट्स को कंसीडर करना है सेटलमेंट के लिए, अगर आप चाहते हो कि सेटलमेंट के लिए कंसीडर किया जाए, तो इस पर्टिकुलर केस में जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कब हो जानी चाहिए, अग्रीव्ड पार्टी की जनवरी 31, 2023 तक जो है वो चीज वहां पर हो गई होनी चाहिए, विद द कट ऑफ डेट एट April 30 इन द केस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर्स में जो है अगर जो कोर्ट में चलेगा इस चीज को लेकर तो April 30 जो है यहाँ पर डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। अब ये जो स्कीम है ये किस चीज के ऊपर अप्लाई होगी, तो दिस स्कीम विल अप्लाई टू डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। okay, domestic contractual disputes where one of the parties is either the government of India, जिसमें कि जो डिस्प्यूट्स की जो पार्टी है या तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो एक तरफ गवर्नमेंट या फिर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो और दूसरी तरफ ये लोग हो, तब जो है ये विवाद से विश्वास वाला जो स्कीम है ये वाली चीज जो है यहाँ पर अप्लाई होगी। ना फॉर केसेस इन्वॉल्विंग कोर्ट अवार्ड्स, जिसमें भी जो भी ऐसे केसेस है जहाँ पे कोर्ट्स की कोई भी जो मतलब जो भी अवार्ड्स है, अवार्ड्स इन द सेंस ये वाला अवार्ड नहीं, मतलब उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया है इन द सेंस, ठीक है, वहाँ उन टाइप की केसेस में द सेटलमेंट अमाउंट ऑफर टू द कॉन्ट्रैक्टर विल बी अप टू 85%। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो सेटलमेंट अमाउंट होगा उसके नेट अमाउंट जो भी अवार्ड किया गया है उसका 85% होगा और अपहेल्ड बाय दी
कोर्ट, वाइल द सेम थ्रेशहोल्ड विल बी अप टू 65%। जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वहाँ पे 85% तक का उनको मिलेगा, 100 में से मतलब 85 रुपीज मिलेंगे, एंड जो दूसरे लोग हों उसको 100 में से 65 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड ओवर हियर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम जो है यहाँ पे। नेक्स्ट है डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग ब्रेव रिस्क्स। यहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप्स जो है एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले वो देख ले। डीप टेक स्टार्टअप्स जो है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होते हैं, उसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो डीप टेक स्टार्टअप्स अराइज फ्रॉम द रिसर्च बेस्ड डिसरप्टिव इनोवेशंस फ्रॉम द स्टेम लैब्स ऑफ academic research institutions and solve hard problems and that of the challenges like that of the computing, like that of the quantum, like that of the AI। ओके तो जैसे कि रिसाइकलिंग सीवेज टू गेट क्लीन वाटर एट एन अफोर्डेबल प्राइस, ये कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, या फिर लो कॉस्ट सोल्यूशन एट स्केल फॉर क्योरिंग द ब्लाइंडनेस, या फिर अफोर्डेबल सोल्यूशंस फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस सच एज डायबिटीज, डिमेंशिया, कैंसर एटसेट्रा, या फिर इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लिथियम आयन बैटरीज का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, या फिर लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम्स बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो अच्छा खासा रिसर्च जाता है, अच्छा खासा जो है इसमें एकेडमिक रिसर्च भी जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, इन वो जिसमें इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। डीप टेक में क्या क्या चीज़ें जो है आप एज एन एग्जाम्पल देख सकते हो, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, नैनो टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा, AR VR, आर्टिफिशियल intelligence and machine learning, language processing, vision and speech algorithms, this biotech, photonics एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड मटेरियल साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डीप टेक के अंतर्गत आती हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, बस ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, इसमें ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो पिछले कुछ दशकों में यानी कुछ डेकेड्स में अगर आप देखेंगे देन यू कैन सी दैट सिग्निफिकेंट बूम देखने के लिए हमको मिला है, विच इज ड्रिवन बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स। और वैसे बात है, ये जो सिग्निफिकेंट बूम देखने को मिला है दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी वजह से। एंड कैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि यंग है ना, गर्म खून, ये भी करेंगे, सारा काम करेंगे वाले टाइप। ओके, एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट ऑल्सो। तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को एक पुश मिल रहा है बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। इसकी वजह से अभी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर एवरीवेयर, पीपल आर डूइंग स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। अब ये जो एंटरप्रेन्योरियल वेव हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ मेट्रो सिटीज में, कोई हाईटेक सिटीज में ही है, इसी टाइप की सिटीज में आपको मिलेंगे, लेकिन जो सब अर्बन एरियाज है या फिर जो रूरल एरियाज है वहां पर भी आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स जो है वो अब चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं ना। अगर इसी बात पे देखें तो 1 लाख से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, एंड इनका जो ग्रोइंग नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज जो है वहां पे अच्छा खासा नंबर जो है देखने के लिए मिल रहा है ऑफ दी स्टार्टअप्स। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं दे आर वेंचरिंग इनटू दी डीप टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ये डीप टेक्नोलॉजी में भी एंटर कर रहे हैं, इसके एरिया में भी एंटर कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द वेरियस sectors of the economy and creating new avenues for the science and technology also। क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा कि ये कितनी सारे चीज़ों में डीप टेक जो है, डीप टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली यूजफुल रहती है, यू कैन सी, ठीक है। तो इनके जो डिस्कवरीज हैं वो पब्लिक सेक्टर लैब्स में एंड से लेकर के जो मार्केट है वहां तक रीच आउट कर पा रही हैं। साइंस एंड टेक में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इन सारी चीजों की वजह से एक अच्छा खासा पुश मिल रहा है टू द स्टार्टअप्स, एंड दीज आर वेंचरिंग देयर इन द डीप टेक स्टार्टअप्स ऑल्सो। डीप टेक जो टेक्नोलॉजीज है, डीप टेक्नोलॉजीज वहां पर भी ये एंटर कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स ओवर देयर एज वेल, राइट। अब जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं और रियल सेक्टर्स हैं, यहाँ पे इनकी बात कर रहा है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो अभी इवॉल्विंग स्टेज में है, ठीक है, डेवलपिंग है, सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं।
is evolving beyond consumer internet and e-commerce with a focus on genuine deep technology sectors such as space and the remote sensing. इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग मोड में है ये, एंड ये काफ़ी सारा जो है इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है किसमें, स्पेस एंड रिमोट सेंसिंग में देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, बायोटेक में, फार्मा में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ड्रोन्स में दे आर वर्किंग, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस में भी, और सेमीकंडक्टर्स में भी दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड एज वेल। इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू द डीपर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द जॉब क्रिएशन ऑल्सो। कुछ कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर कि अच्छा खासा जॉब क्रिएशन भी हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है चीज़ों की। सपोज कि आपने डीप टेक का यूज़ करके कोई जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपने डेवलप कर दी विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द आई साइट, समथिंग जो विजुअल रीडिंग के लिए, इस टाइप की कोई चीज़ के लिए जो आपने बना दी, ठीक है। सपोज कि आपने कुछ ऐसा बनाया जिससे कि जो नहीं देख सकते हैं वो भी अब देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा रिसर्च, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। सपोज ऐसा कुछ हो जाता है, अब उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है आप अपना सेटअप स्टार्ट कर देंगे, सेटअप है हो गया आपका, अब वहाँ से जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं, उसके बाद वो मार्केट में जा रहा है, वो सेल हो रहा है, पीपल आर कंज्यूमिंग इट, उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लोगों को रेफर कर रहे हैं, फिर उसको जो चीज़ है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। यू कैन सी दिस थिंग। अब इन सारी चीज़ों की वजह से व्हाट इज हैपनिंग कि जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इज डीप टेक स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओवर हियर। स्टार्टअप हो गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो होते हैं, है ना। तो जो सक्सेसफुल डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो ये क्या कर रहे हैं कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरीज ये लोग कर रहे हैं, दे आर अनेबलिंग इट फ्रॉम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस टू रीच द मार्केट। जो भी पब्लिक फंडेड, पब्लिक से जो है अमाउंट रेज करके फिर उसको जो है मार्केट में पहुंचाने की कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं, जिन्होंने भी जो है किसी तरीके का कोई सक्सेसफुल वर्क किया है डीप टेक में। इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे कि IIT मद्रास Research Park and CCAMP are fostering deep tech companies, while institutions like the National Chemical Laboratories Venture Center are supporting patent commercialization। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज वेंचर सेंटर जो है वो कमर्शलाइज कर रहे हैं अपने पेटेंट को, एंड IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क एंड CCAMP जो है ये डीप टेक कंपनीज को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। दे आर फॉस्टरिंग दिस थिंग। वहाँ पे जो लोग हैं, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे आर कमिंग अप विद न्यू थिंग्स एंड ऑल। डीप टेक स्टार्टअप्स एज अ रूट फॉर टेक्नोलॉजी रिस्क। जो डीप टेक स्टार्टअप्स है वो टेक्नोलॉजी रिस्क भी ले रहे हैं, ओके, एंड इनके रिस्क लेने की वजह से क्या हो रहा है, दे आर प्लेइंग रियली वेरी क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग न्यू कैपेबिलिटीज फॉर द कंट्री, बिकॉज दीज आर द पीपल ना जो कि नया रिस्क ले रहे हैं। जब तक आप किसी चीज की कोशिश नहीं करोगे तो तब तक कैसे पता चलेगा कि ये काम जो है वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ओके वो पॉसिबल है भी कि नहीं पॉसिबल है। हाउ यू वुड बी एबल टू नो दैट जब तक आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो। सो दे आर द वन हु आर टेकिंग रिस्क, दे आर द वन हु आर ट्राइंग कि हाँ क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या पॉसिबल जो है वो नहीं हो सकता है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। नाउ ट्रेडिशनल रिस्क टेकिंग सेक्टर्स जो हैं जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, लेगेसी कॉर्पोरेट्स हुए, they appear less willing to undertake such kind of risks। लेकिन वहीं पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इस टाइप के रिस्क नहीं लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इट कम्स टू दी
कॉर्पोरेट्स एंड ऑन। एंड गवर्नमेंट जो है उतना रिस्क लेने से पहले बहुत सोचती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है। एंड वो जो पैसा है वो कहाँ किन का होता है, लोगों का होता है। फिर लोगों को जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो वो चीज़ जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो रिस्क टेकिंग सेक्टर्स है, जो भी ये जो स्टार्टअप है डीप टेक वाले, वो रिस्क ले रहे हैं जिस भी चीज़ में। जैसे कि अभी कुछ एआई ऐसे आ जाए जो टीचर्स को ही रिप्लेस कर दे, देन व्हाट, हमारी तो जॉब जाएगी। लेकिन दे आर कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा तो हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो होंगी, आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, सारा एआई जो है आपको आंसर दे रही है, राइट। नाउ द इन्वेस्टमेंट इन डीप टेक स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं डीप टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर इनको अक्वायर करने के लिए भी। इसके अलावा जो इंडियन लेगेसी कॉर्पोरेट्स है, ये बहुत सारे डीप टेक स्टार्टअप्स जो हैं, जो भी इमर्ज कर रहे हैं इन द वेरियस सेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया इन दैट इमेज, उन सभी में जो है उनको अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर अक्वायरिंग ऑल्सो, जिनको भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फ्लरिश कर रही है और इनका अच्छा फ्यूचर है, तो उनको दे आर अक्वायरिंग, उसमें पैसे भी लगा रहे हैं, उनको अक्वायर कर रहे हैं, फिर उसको अपनी तरफ से जो है उसको बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी कहा जा रहा है कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 की अब हमको जरूरत पड़ गई है, जिस हिसाब से जो है डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। एंड इनको सपोर्ट करने के लिए और इनको और आगे बढ़ाने के लिए हमको जो है और भी ज्यादा इनके लिए वाइड काम करने की जरूरत है। एंड जो फोकस है वो होना चाहिए रियल सेक्टर्स पर एंड इन्वॉल्व टू मेन स्ट्रैटेजीज। इसमें कहा है कि रियल सेक्टर्स पे जो है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। एंड इसमें इन्होंने कह रहे हैं कि दो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिस्क कैपिटल एंड दूसरा है एनेबल मास प्रोक्योरमेंट फॉर द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिस्क कैपिटल, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको एम्फसाइज करना चाहिए कि जो टारगेटेड सेक्टर्स हैं, जो कि सिडबी फंड्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, उनको ये चीज हो कि भाई रिस्क ले सके। Right. Now, industries must increase research funds towards financing the deep tech startups. क्योंकि deep tech startups में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार if they are working towards something तो वो सक्सेसफुल ही हो जाए, अच्छा ही कुछ हो जाए करके, इसलिए राइट। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट होना चाहिए, ओके, एंड उनकी तरफ से अच्छी खासी फाइनेंसिंग होनी चाहिए डीप टेक स्टार्टअप्स की। इसके अलावा जो है एनेबल मास प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट मास प्रोक्योरमेंट ऑफ लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज। जो भी लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज है उसको प्रोक्योर करना चाहिए। एंड सिर्फ प्रोक्योर नहीं, मास प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। ढेर सारे जो भी है आपको लगता है कि अच्छा है तो उन सभी को प्रोक्योर कर लो। गवर्नमेंट के लिए ये बात कह रहा है। एंड इस चीज को किया जा सकता है through co-creation, rapid testing and certification, and support for procurement of innovative goods at the scale. Because if this thing is being done, procurement अगर होता है तो इस चीज की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं they would be interested to do this thing कि हाँ इनोवेशन करेंगे तो गवर्नमेंट जो है उस चीज को खरीदने के लिए हमको पैसे देगी। एंड पैसे देगी तो क्या होगा, हमारा जो हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, राइट। तो वो एक तरीके से बूस्ट करेगी एंड इट विल बी हेल्पिंग आउट। फाइनली इकोनॉमी को हेल्प करेगा, कंट्री को हेल्प करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, सभी को हेल्प करेगा। तो दिस वुड बी रियली वेरी गुड थिंग इफ इट इज बीइंग डन। One more cheetah dies at Kuno National Park, टेकिंग द टोल टू 6। अभी रिसेंटली जो है एक और टाइगर की डेथ हो गई, जो कि साउथ अफ्रीका, सॉरी टाइगर नहीं, चीता की डेथ हो गई, जो कि साउथ अफ्रीका से लेकर के आए हुए थे, राइट। अब ये हम लोग जो हैं वो टोटल 20 चीताज लेकर के आए थे नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से, जिसमें से 6 की जो है अभी तक डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जो डेथ हुई है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, एंड वो सेम रीजन यही चीज है कि उनको जो है किसी तरीके
तरीके की कोई इन्फेक्शन हुई थी, एंड इन ऑर्डर टू ईच डैट उस चीज को है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड इचिंग करते करते जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो डेथ हो गई. सो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर. यही पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है. द सेम थिंग हैपन टू दी अदर्स ऑल्सो, जो कि पहले जिनकी डेथ हुई थी, राइट. ओके तो सेम चीज यहीं पे ही है. तो यहाँ पे मेन बात वही आ जा रही है फिर से कि ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी यहाँ की जो सराउंडिंग है उससे ये मैचअप नहीं कर पा रहे हैं. कौन? तो चीतास जो है ये अफ्रीका से जो लेकर के आए हैं वो, तो ये सराउंडिंग्स जो है उससे नहीं, उसको जो है वो नहीं झेल पा रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, right? It is likely that the animals are unable to adapt to the local parasites carried by fleas and ticks, which is proving fatal for them. And apart from that, यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि ये जो डेथ हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेज, और या फिर जो है किसी तरीके कोई एक्सीडेंट एक्चुअली इनकी नहीं हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी ओनली. कुनो नेशनल पार्क जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, कुनो नेशनल पार्क. एंड ये जो कुनो नेशनल पार्क है ये श्योपुर एंड मोरेना डिस्ट्रिक्ट्स जो है मध्य प्रदेश के उसके पास ये सिचुएटेड है. कुनो नेशनल पार्क को 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड ये टोटल 344 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है ये फैला हुआ है. तो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी कि कुनो नेशनल पार्क जो है कोई बहुत बड़ा नेशनल पार्क नहीं है. As you can see 344 स्क्वायर किलोमीटर्स ही है. तो इससे यही चीज पता चल जाती है कि उतने बड़े एरिया में गुड नंबर ऑफ चीतास कुडंट सर्वाइव. एंड बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स थे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डीएनए में. दिस पार्क इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच वेराइटी. इसमें जो है फ्लोरा एंड फौना काफी अच्छे नंबर्स में मिलते हैं. 200 टाइप के जो प्लांट स्पीशीज हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स भी आपको कुनो नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेंगे. जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो साल एंड टीक जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, अर्जुन, पीपल, खैर, बेल, बानियान एंड आंवला की जो ट्रीज है वो भी मिलेंगी. इसके अलावा फौना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको स्ट्रिप्ड हाइना मिलेगा, गोल्डन जकॉल मिलेगा. दिस कैरकल यू कैन फाइंड इट ओवर देयर, राइट. यहाँ पे कौन कौन स्ट्रिप्ड हाइना है, गोल्डन जकॉल है, दैट कैरकल है, एंड दैट इज द बेर. ओके सो ये सारे जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे. ठीक है, दिस इज द स्लॉथ बेयर. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी. नेक्स्ट है जेदाह होप फॉर पीस इन द यूक्रेन. तो यूक्रेन में पीस 500 डेज हो चुके हैं जब से कि ये जो यूक्रेन है और रशिया इनके बीच में ये फाइट स्टार्ट हुआ था. यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा तबाही देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. लेकिन उसके बाद भी इस आर्टिकल में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है यूक्रेन के, वो झुकने को रेडी नहीं है. दे आर लाइक कि आपने जो हमारी टेरिटरी को कब्जा किया हुआ है, खार्किव एंड खुरासन, तो उनको जो है आप जो वापस नॉट खुरासन सॉरी खार्किव एंड ऑल, तो राइट, तो इन सभी को जो है आप हमको वापस करिए. ठीक है, खैरसोन, राइट. तो ये जो है आप हमको वापस करिए. खैरसोन, इसमें मेलिटोपोल, ये सभी जो है अभी भी इन्हीं के ही कब्जे में है. लुहांस्क जो है इनके ही कब्जे में है. डोनेट्स्क एंड मारियोपोल जो है वो थे उनके कंट्रोल में, लेकिन लेटर ऑन अभी उनके कंट्रोल में नहीं है. और ये सारे एरियाज जो विच यू कैन सी ओवर देयर, दोज वर अंडर द कंट्रोल, बट फिर जो है उसको वापस ले लिया गया है, राइट. अब यहाँ पे जो है ये यूक्रेन कह रहा है कि भाई हम जो है हार नहीं मानेंगे, और रशिया का यहाँ पे कहना है कि हम अटैक तो है वो करते ही जाएंगे. तो यहाँ पे नुकसान जो अगर देखे ऑल एंड ऑल तो वो रशिया को तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको है, तो वो है यूक्रेन को. बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है. जेदाह कहाँ पे है, तो यू कैन सी ओवर हियर, रेड सी के पास है. कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है ये प्लेस, तो दैट इज देयर इन दी सऊदी अरेबिया.
ओके, सऊदी अरेबिया में जो है कैजुअलिटीज कंफर्म्ड, सिविलियन कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, दीज मेनी जो लोग हैं दीज वर इंजर्ड, इनको जो इंजर्ड हुए हैं, एंड 9803 जो है दे वर किल्ड, these many people were killed basically। रेफ्यूजीज की अगर बात करें तो 8 मिलियन पीपल जो है वो रेफ्यूजीज हो चुके हैं, अपना जो जगह छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 5.9 मिलियन जो है वो इंटरनली डिस्पर्स्ड है, अपने ही कंट्री में इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे, एंड 17.6 मिलियन जो है उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। इकोनॉमी जो है वो श्रंक होकर के 30% तक पहुंच गई है। रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस से इनको अभी 411 बिलियन डॉलर्स का जो है पैसों की जरूरत पड़ेगी टू बिल्ड दिस मच ऑफ थिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया जो है रशिया एंड यूक्रेन में शांति वार्ता पीस टॉक्स करने के लिए दिस सऊदी अरेबिया इज एक्चुअली कॉलिंग देम, एंड इनके अलावा जो है दूसरी कंट्रीज भी आएंगी जैसे कि चाइना एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज विल आल्सो बी देयर, एंड इंडिया को भी जो है इसमें इनवाइट किया गया है, राइट। सो ऑल दीज पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस थिंग। इससे पहले जो है चाइना ने और यूक्रेन ने, दोनों ने जो है, चाइना ने 12 पॉइंट्स दिए थे एंड यूक्रेन ने 10 पॉइंट सामने रखे हुए थे रशिया के कि आप इन सबको मान लीजिए एंड जो है इस वॉर को फिनिश ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर जो है इन सभी चीजों को रशिया ने जो है अब मना ही कर दिया कि भाई हम नहीं मान रहे, हम किसी की भी जो पॉइंट है वो यहाँ पर मानने को रेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली ब्लैक सी ग्रेन डील जो था उससे भी रशिया जो है वो बैकआउट कर गया था। रशिया हैज नॉट शोन साइन ऑफ द रिट्रीट, किसी भी तरीके से वो रिट्रीट की मूड में तो है ही नहीं मिलिट्री ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो। यहाँ पर ये रीजंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं जैसे कि लैक ऑफ इफेक्टिव मीडिएशन, कोई भी इफेक्टिव तरीके से मीडिएशन एक्चुअली नहीं हो रही है, वहां से वेस्ट जो है वो उनको सप्लाई किया जा रहा है ढेर सारा, किस चीज का, वेपन्स का सप्लाई करते जा रहा है। अभी इन वेपन्स की सप्लाई की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। यूक्रेन जो है वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है, रशिया और ज्यादा विजिलेंट होकर के जो है वो अटैक कर रहा है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स एट मीडिएशन हैव फेस्ड चैलेंजेस एंड द वेस्ट's support for Kyiv militarily limits Russia's willingness to engage in the talks, कि ये कीव को जिस तरीके से बार बार जो है ये सपोर्ट किए जा रहे हैं, मतलब जो वेस्ट जो है वेपन्स की सप्लाई करती जा रही है, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो जा रहा है कि रशिया इज नॉट विलिंग टू डू दैट। भाई ये नेटो में पार्ट बनने के लिए रह रहा है, आप इसको इनवाइट भी कर रहे हो कि वेस्ट लोग जो है उनको इनवाइट भी कर रहे हैं, इनको पार्टिसिपेट भी करा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, वेपन्स के लिए पैसे भी दे रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो रशिया को भड़का रही हैं। इसके अलावा ये भी चीज है कि जो ब्लैक सी डील ग्रेन डील हुआ था उसमें भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, जो चाइना थे, इनको ज्यादा, यानी जो अमीर लोग थे, अमीर कंट्रीज थी, उनको ज्यादा फायदा हो रहा था, और अफ्रीकन कंट्रीज को जहां पर जाने की बात को कह करके कराया गया था, उनको किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर कुछ खास इम्पैक्ट, कुछ खास फायदा तो हो नहीं रहा था, बिकॉज देवर प्रोक्योरिंग मोर, वो जो है वो ज्यादा परचेज कर रहे थे, राइट। इन सारी चीजों की वजह से भी जो है रशिया को किसी तरीके का कोई भी दया भावना नहीं है एंड दे आर अटैकिंग। डाइवर्जेंट विजन्स की बात करें तो दोनों ही जो साइड्स हैं वो पीस के ऊपर बात करने के लिए रेडी ही नहीं होती हैं। यूक्रेन सीकिंग द विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स, यूक्रेन बोल रही है कि रशियन ट्रूप्स जो है वो वापस जाए, ठीक है, लेकिन रशिया बोल रही है कि भाई अब ये नया रियलिटी है ना, दिस इज द रियल बॉर्डर, अब जो है आप उसके पीछे ही रहोगे, ये अब नया बॉर्डर बन गया, अब ये जिन जिन एरिया को हमने उसको कॉन्कर किया है वो न्यू रियलिटीज, यानी कि हमने जो है नया बॉर्डर्स बना दिए, न्यू बॉर्डर, वी हैव रीड्रॉन द बॉर्डर। अब जो है आप इसके बाहर ही तक सीमित रहते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भी एरियाज जो है इनके अंडर है, ये जो भी एरियाज हैं अब ये इनके अंडर हो गए, किसके अंडर होंगे, तो रशिया के अंडर जो है ये सभी एरिया हो गए। अब यहाँ पे अब जितने भी एरिया बच गए दैट इज द यूक्रेन पार्ट। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन कह रहा है कि जब सोवियत डिसमेंटल हुआ था तो
उस टाइम जो हमारी बॉर्डर थी हमको वो वापस चाहिए, बट रशिया इस चीज को जो है वो मना कर रहा है। चाइना ने 12 पॉइंट पीस प्लान एम्फसाइज किया था एंड दे आस्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। हाय रब्बा, ये बात कौन बोल रहा है? चाइना बोल रही है, जो कि खुद ही दूसरों की टेरिटरी में घुसी रहती है। साउथ चाइना सी की बात कर रही हूँ मैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड रिजम्पशन ऑफ टॉक्स वाइल अपोजिंग द मिलिट्री एक्सपेंशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म या फिर यूनिलेटरल सैंक्शंस मत इम्पोज करो, कि एक टाइप से जो है सैंक्शन इम्पोज होता है उस टाइप की काम मत करो, बल्कि जो है आप आपस में बैठ करके बातचीत करो ताकि चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सके। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी जो बातें थी वो रशिया ने ठुकरा दी, हमको कोई बात नहीं माननी है तुम्हारी करके। अफ्रीकन और जो ब्राजीलियन इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो अफ्रीका के जो लीडर्स थे उन्होंने 10 पॉइंट प्लान जो है वो सामने रखे थे। उन्होंने कहा कि जो सॉवरेंटी है, प्रिजनर्स सॉवरेंटी मेंटेन करके रखे, जो प्रिजनर्स आपने रखे हैं उनको जो है रिलीज करिए, फूड ग्रेन की सप्लाईज जो है वो सारी चीजें होने दे, डी एस्केलेशन ऑफ फाइटिंग शुड बी देयर एंड अर्ली पीस नेगोशिएशंस हो, ताकि दोनों तरफ नुकसान जितने होने थे अब हो गए, अब और ना हो करके इन चीजों की वजह से। तो यहाँ पर जो है जो ब्राजील के पहले जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि जो ये पीस क्लब है of the non-involvement and non-aligned countries for the discussions should come together and वो सभी जो है इन चीज़ों को लेकर के सेटल डाउन करने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे जो अपकमिंग जेदाह टॉक है वहाँ पे ये बात, वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यूके, ईयू, साउथ अफ्रीका, पोलैंड एंड यहाँ पर ये सभी जो है ये थर्ड पार्टी मीडिएशन के तौर पर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे इंडिया को भी जो है वो बुलाया जाएगा। यूक्रेन के 10 पॉइंट्स जो है वहाँ पे सपोर्ट करने की बात हो रही है। लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस ओवर हियर, बट एटलीस्ट इतना तो है कि दुनिया में लोग इस चीज को लेकर के परेशान हैं एंड एवरीवन इज ट्राइंग इन ऑर्डर टू पुट फॉरवर्ड द एंड पुटिंग देम टुगेदर ऑन दी फॉर द पीस टॉक। दे आर कॉलिंग देम कि भैया टेबल पे बैठो आराम से एंड पीस टॉक जो है वो यहाँ पर करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दी साइंस एंड टेक का, ये हमारा जो पेज 2 आता है जो सबसे लास्ट में है उस पे है फिगरिंग आउट द साउथ कोरिया सुपर कंडक्टर पेपर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे LK-99 रखा गया है। सुकबे ली, जी हून किम एंड यंग वान क्वॉन। कौन कौन है ये? ली, किम एंड क्वान। ये के जो है लास्ट में, तो 2 बार के है तो एक ही के रखा गया यहाँ पे, तो इसी से जो है LK-99 यहाँ पर नाम रख दिया गया। LK-99 इस नया मटेरियल को ये जो साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको खोज किया है उसका उन्होंने ये नाम रख दिया। ये क्या है? इट इज अ कॉपर डोप्ड लेड एपेटाइट विच दे क्लेम टू बी अ सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर एंड दैट ऑफ द प्रेशर। LK-99 जो है वो इनके इनिशियल से लिया गया है। अब ये जो सुपर कंडक्टर है ये इसको खोज का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले तो ये समझिए कि सुपर कंडक्टर्स होते क्या है। सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल है जो कि जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो कोई रेजिस्टेंस जो है वो शो नहीं करते हैं। ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड अदर एक्सोटिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है वो कंप्लीटली हो रहा है, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है, सो ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीटली हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो डिस्कवरी है इस टाइप के मटेरियल्स की दैट कैन अचीव सुपर कंडक्टिविटी एट एम्बिएंट कंडीशंस, यानी रूम टेम्परेचर पे हमको किसी तरह के कोई भी आपको जो है अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे वो आराम से काम कर रहा है। तो इस चीज की वजह से क्या है, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर हाईली डिजायरेबल एंड कुड रेवोल्यूशनाइज वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग दी क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये सारी चीजों को जो है ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज यू कैन सी कि जो ये कोरियन ग्रुप है
इन्होंने इस चीज़ को टेस्ट ज़रूर किया एंड इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, इस चीज़ को इन्होंने शो किया कि भाई ये ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली शो कर रहा है एंड जो करंट है वो बहुत आराम से फ्लो कर रही है एंड एग्जिबिटेड द सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑल्सो। स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जो है ये क्या कर रहा है, सुपर कंडक्टर का जैसे जो है ये एक्चुअली में बिहेव कर भी रहा है। कॉपर ऑक्साइड्स की यहाँ पर मेंशन करी गई है कि 1986 से ही जो साइंटिस्ट थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और इन्होंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो कि एक हायर टेम्परेचर्स की बेसिस पे अगर हम देखें तो उस टाइम में ये लोग अच्छा खासा तरीके से सुपर कंडक्टर के तौर पे ये बिहेव करते हैं। Despite significant efforts achieving room temperature, superconductivity has remained elusive with some controversial claims in the पास्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रूम टेम्परेचर में इस टाइप से सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट जो है इस चीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर जो है वो रेज कर रहे हैं। खैर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल, ये सारी चीजें जो हैं वो होती रहती हैं। अगर क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाट विल हैपन What will happen to them कि जो चीज़ें हैं उसका जवाबदेही को मानते हैं कि भैया आप जो है वो सही में वैसा है भी कि नहीं है, तो वो चीज़ प्रूफ करना उनके ऊपर एक ओनस बन जाता है। पॉसिबल इश्यूज विद द रिसर्च यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल एरर्स बेसिकली माना जा रहा है रिलेटेड टू द डेटा रिलेटेड टू LK99 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो है उस चीज को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज करे जा रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है दैट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अपीयरिंग रश्ड पोटेंशियली लिमिटिंग द नंबर ऑफ ऑथर्स टू सिक्योर द नोबेल प्राइज रिकग्निशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया पेपर्स तो इन्होंने इस तरीके से रिसर्च वाले निकालती हैं, लग रहा है कि नोबेल प्राइज पाने के लिए अपनी तरफ से कंप्लीटली जो है वो कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये सुपर कंडक्टर एक्चुअली में सुपर कंडक्टर जो बोल रहे हैं LK99 अगर निकल जाता है तो दिस विल बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग एंड हिस्टोरिक सिचुएशन, हिस्टोरिक ऑल्सो। Why? क्योंकि without any loss the electricity will be flowed and that too at the normal room temperature only, and you don't have to put in extra effort over there related to this thing. So this is it related to our daily news analysis. I hope you people liked it, enjoyed it, and do write your comment about whatever you feel like about whatever the topics. स्क्रीन टाइम के बारे में आपका क्या सोच है, आप हम लोगों के लिए भी स्क्रीन टाइम सेट कर दे क्या? हाँ, so do write down in the comment section, do like, subscribe, take care, bye bye and see you in the next session. Bye bye.